नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ। कीमती समय निकाल के आप यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो मुझे बहुत रोमांचित करता है। रोमांचित क्यों करता है? क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और आज की बातचीत का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो है हिंदुस्तान, इंडिया, अ वेल्थ क्रिएशन डेस्टिनी। हम में से जो भी लोग धनी बनना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो पैसिवली धनी बनना चाहते हैं, पैसिवली मतलब बिना कुछ कर्म किए घर में बैठ के, राइट, धनी बनना चाहते हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ी औजार है और उस औजार को कहते हैं इक्विटीज़। हम हमेशा इसके बारे में बात करते रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए किस तरह से हम अपने इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं, वो तो हम हमेशा बात करते हैं। पर आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान हमें ऐसी क्या ताकत देता है जिससे कि हमारा विश्वास बढ़े कि क्यों हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे और क्यों हिंदुस्तान दुनिया भर के अंदर दुनिया के निवेशकों को हिंदुस्तान में आके निवेश करने के लिए आकर्षित करता है। दोस्तों, आप जानते हैं, हम सभी वॉरेन बफेट को जानते हैं। वॉरेन बफेट एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अनुपम उदाहरण इस बात का दिया है कि घर बैठ के किस तरह से दौलत बनाई जाती है। ना वो कोई फैक्ट्री चलाते हैं, ना किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं। वो जिस ऑफिस में काम करते हैं अपना बनाया हुआ ऑफिस है और शनै शनै वो इतने कामयाब हुए कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स उनको अपना गुरु मानने लगे। उनकी जो मिल्कियत है, जो पिछली बार मैंने अखबार में पढ़ी थी, वो है $84 बिलियन। दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनकी जीडीपी नहीं है इतनी। तो मैं बहुधा पूछता हूँ कि वॉरेन बफेट इतने कामयाब कैसे हुए? तो मुझसे कहा जाता है वो व्यक्ति बहुत ही अनुभवी है, स्किलफुल है, एक्सपर्ट है। वो जानता है कि निवेश कैसे करना चाहिए। उसमें एक बला की भावनाओं पे नियंत्रण करने की एक शक्ति है, ताकत है। बहुत पेशेंट इन्वेस्टर हैं। 11 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं, बहुत छोटी उम्र से निवेश कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि छोटी उम्र से जो निवेश करता है कामयाब ज़्यादा होता है। उस व्यक्ति के पास निवेश करने के लिए एक अद्भुत ताकत ऐसी है कि वो उतनी हिम्मत रखता है जब लोग निवेश नहीं कर रहे होते तब करता है। इसीलिए उन्होंने बहुत फेमसली बात कही है, यू शुड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। बहुत से लोग कहते हैं वो निवेश इसलिए कर पाए कि वो लॉन्ग टर्म से निवेश कर रहे हैं। उनके अंदर अद्भुत क्षमता है इस बात की कि कल कौन सा बिजनेस अच्छा काम करेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने दौलत इसलिए बनाई कि उनकी कुंडली अच्छी है, किस्मत वाले हैं, खूब अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए हैं। चलिए कल्पना करते हैं दोस्तों, वॉरेन बफेट को ये सारी खूबियाँ देते हैं पर उनसे एक बात छीन लेते हैं कि वो अमेरिका में पैदा ना होके किसी छोटे मुल्क में पैदा होते, क्या वॉरेन बफेट बनते? मैं मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहता, पर दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जिनकी जीडीपी है $10 बिलियन, $15 बिलियन, $19 बिलियन। इतने छोटे देश में पैदा होके क्या कोई व्यक्ति इतना धनी बन सकता है? दोस्तों, आपके पास पानी उतना ही है जितनी वर्षा गिरती है। आप गिलास लेके गए तो गिलास भर पानी मिलेगा, एक बकेट लेके गए तो बकेट भर पानी मिलेगा। अपने छत के पानी को इकट्ठा करके एक पाइप के ज़रिए नीचे टैंक में डाल दिया तो टैंक भर के पानी मिलेगा। पूरे शहर के सब घरों ने अपने नलों को, अपने पाइप को मिला के अगर शहर के तालाब में जोड़ दिया तो तालाब भर पानी मिलेगा। आपके पास पानी उतना ही होगा जितनी वर्षा होगी। आप उतनी ही दौलत बनाते हैं जितना आपका देश बनाता है। दोस्तों, यही चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं। आप एक कामयाब इक्विटी इन्वेस्टर बनेंगे, इसका पहला कारण क्या है? इसका पहला कारण यह है कि आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। तो आइए इस हिंदुस्तान की कहानी समझते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा अपने माता पिता के जरिए कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे। आप जानते हैं ऐसा क्यों कहते थे? जीडीपी, जिस शब्द का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक मुल्क की आमदनी है किसी दिए गए साल के अंदर। हिंदुस्तान की जो आमदनी थी, जब औरंगजेब का देहांत हुआ था 1707 में, उस वक्त दुनिया में सर्वाधिक थी। सर्वाधिक मतलब इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसीलिए सोने की चिड़िया उसको कहते थे। मुझे याद है कहीं मैंने पढ़ा था 1707 में हिंदुस्तान की पूरी दुनिया अगर 100 रुपये कमाती थी तो 25 रुपये की हिस्सेदारी केवल हिंदुस्तान की थी। दोस्तों, लोग वहीं जाते हैं जहाँ जीडीपी ज़्यादा होती है, लोग वहीं जाते हैं जहाँ धन ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र है, इसलिए दुनिया के हर देश का हवाई जहाज़ उसके हवाई अड्डे पर उतरता है। हर देश के लोग चाहते हैं अमेरिका जाके काम करना चाहते हैं क्योंकि धन कमाने के बहुत से अवसर उस मुल्क में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं, आज से 5000 साल पहले एक आर्य हिंदुस्तान आया, अनार्य हिंदुस्तान आया, हूण हिंदुस्तान आया, कुषाण हिंदुस्तान आया, एक तुर्क हिंदुस्तान आया, एक मंगोल हिंदुस्तान आया, मुगल हिंदुस्तान आया और बाद में अंग्रेज़ हिंदुस्तान आया। जिस तरह से आज हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, उस तरीके से हिंदुस्तान में हर लोग आया करते थे क्योंकि आपकी जीडीपी ज़्यादा थी। आइए इसी जीडीपी को समझने की कोशिश करें, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। पिछले 10 सालों से, खासकर 1992 के बाद में, जब हिंदुस्तान के अंदर नई वित्तीय व्यवस्था हमने लागू की, लाइसेंस राज को हमने ख़त्म किया, हमारे देश में जो नए युवा लोग आए हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या है जीने की? लिव लाइफ किंग साइज, ये बेहतर जीवन जीना चाहते हैं।
और बेहतर जीवन जीने के लिए ये हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा धन कमाने का कोशिश करें। एक बहुत छोटी सी बात है जो समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आप कुछ भी काम करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप दुकानदार हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी आमदनी है, ये किसी न किसी का खर्चा होती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो सेठ या सरकार आपको तनख्वाह देती है, उनका खर्चा है। अगर आप वकील हैं तो मुवक्किल खर्चा करता है, वो आपकी आमदनी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो रोगी खर्चा करता है। अगर आप दुकानदार हैं तो ग्राहक खर्चा करता है। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। क्या है इकोनॉमी? इकोनॉमी ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो लोग होते हैं, क्रेता विक्रेता, खरीदने वाला बेचने वाला। खरीदने वाला क्या करता है? पैसा बेचने वाले को देता है। बेचने वाला क्या करता है? वस्तुएं और सेवाएं खरीदने वाले को देता है। तो जितने सौदे होते हैं उतनी आमदनी होती है। सौदे कितने होंगे कि खर्चे कितने होंगे? तो राष्ट्र दोस्तों वही आगे बढ़ता है जिस राष्ट्र में खर्चे बढ़ते हैं। जैसे जैसे खर्चे बढ़ते हैं साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ती जाती है आपकी संभावनाएं अपने रिटर्न पाने की अपने काम के द्वारा वो बढ़ती जाती है। तो मेरे देशवासियों से मैं ये इल्तजा करना चाहूँगा, इस घड़ी को, इस मूवमेंट को एंजॉय करें। बीइंग अ सिटीजन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्री मार्केट डेमोक्रेटिक इंडिया। हम क्यों हुए? क्या हो गया है? ऐसा क्या बदलाव आया है कि इंडिया पुनः आगे बढ़ने लगा है? हिंदुस्तान आगे क्यों बढ़ता था दोस्तों? क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी दौलत ज़्यादा क्यों थी? बाहर के इतने मुल्क के लोग क्यों आते थे? हिंदुस्तान के लोग खर्चा ज़्यादा करते थे। क्यों खर्चा ज़्यादा करते थे? हमारा जीवन कुछ ऐसा था। हमारा जीवन 16 संस्कारों में बटा हुआ था। पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार। अभी गर्भधारण हुआ है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है। आपका दोस्त आके कहता है बधाई हो, पिता बनने वाले हो। अभी पिता बने नहीं हो, बनने वाले हो। इस खबर पे वो आपसे पार्टी मांगता है। मतलब क्या हुआ कि आपको खर्चा करना है। पार्टी का मतलब क्या होता है? आपको खर्चा करना है। बच्चा पैदा होता है, जन्मकरण संस्कार, पार्टी देनी पड़ती है। बच्चे और बच्चे की माता पहली बार स्नान करती है, चूड़ामणि संस्कार, पार्टी देनी पड़ती है। बच्चे का नाम रखते हैं, नामकरण संस्कार, पार्टी देनी पड़ती है। बच्चा अन्न खाता है पहली बार, अन्नप्राशन संस्कार, पार्टी देनी पड़ती है। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, उपनयन संस्कार, पार्टी देनी पड़ती है। बच्चा बड़ा होता है, शादी करता है, विवाह संस्कार, पार्टी देनी पड़ती है। बच्चा वृद्ध होकर मर जाता है, मृत्यु संस्कार, पार्टी देनी पड़ती है। मरने के 1 साल बाद संवत्सरी संस्कार, मरे हुए व्यक्ति के 1 साल बाद फिर पार्टी देनी पड़ती है। और फिर आ गया श्राद्ध संस्कार, जो पूर्वज जा चुके हैं उनके लिए भी पार्टी देनी पड़ती है। दोस्तों, अकेला मुल्क दुनिया में था जहां एक आत्मा आने से पहले खर्चा लाती है, जाने के बाद खर्चा करवाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अमीर मुल्कों में शुमार था और हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। आपको नहीं लगता कि ऐसा ही माहौल दोबारा बनने लगा है? हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान आगे क्यों बढ़ रहा है? डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है। मैंने 27 साल पहले जब इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझसे कहा गया कि हिंदुस्तान गरीब इसलिए है कि आबादी ज़्यादा है। और 2015 जब हिंदुस्तान दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राष्ट्र बना तो मुझे गूगल ने बताया हिंदुस्तान आगे इसलिए बढ़ रहा है कि आबादी ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स में कभी कुछ सही और गलत नहीं होता है। अभी पहली बार हमें समझ में आया है कि बढ़ती आबादी आपकी ताकत है, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पर आबादी कम हो रही है। चीन को देखिए आप। कुछ साल पहले चीन कहता था खबरदार अगर दूसरा बच्चा हुआ तो, और जिस दिन से उसने देखा है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान उससे आगे निकलने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि चीन के अंदर पिछले 7 वर्षों से काम करने वाले लोगों की संख्या घट रही है, वर्कफोर्स कम हो रही है। तो चीन एक नया कानून लेके आया है, पुराने कानून को बदल दिया। कानून तो अभी नया नहीं बनाया है, पर पुराने कानून को हटा दिया। अब शायद चीन में ऐसी कानाफूसी होती है खबरदार अगर दूसरा बच्चा नहीं हुआ तो। देखिए आप बच्चों की ताकत। एक परिवार के अंदर खर्चा कौन करवाता है? बच्चा ही करवाता है। मेरे जीवन में देखिए, मेरा बेटा अभी कॉलेज जाता है, कमाना शुरू नहीं किया है। मैं कमाई करता हूँ, पर मेरा मोबाइल सस्ता है, उसका मोबाइल महंगा है। वो नहीं कमाता है, मोबाइल महंगा है। मैं कमाता हूँ, मोबाइल सस्ता है। ये फ़र्क क्यों? प्रवृत्ति का फ़र्क है। उसमें प्रवृत्ति है कि वो कम पैसे होने पर भी ज़्यादा खर्च करता है। यही युवा की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, खर्च करने की क्षमता नहीं, इच्छा कम होती चली जाती है। और दोस्तों, ये युवा जो हिंदुस्तान का है, ये EMI में विश्वास करता है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और EMI में विश्वास करने के लिए, खर्चा करने के लिए तैयार रहता है। और जितना वो खर्चा करता है उतनी देश की आमदनी बढ़ती है। उसको ध्यान ये रखना होगा कि जब वो खर्चा कर रहा है तो अपनी खर्चा करने की क्षमता भी बढ़ाए। पर याद रखिएगा, दूसरे का खर्चा आपकी इनकम होती है, तो दूसरे भी तो खर्चा कर रहे हैं। जिस भी रोज़गार में वो जाएगा वहाँ उसकी इनकम भी बढ़ेगी। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, जो हिंदुस्तान के पास बहुतायत में शुमार है। दोस्तों, ये वो कारण था जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा कारण रखा कि हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य कैसा है। मैं नहीं कहता, गोरे भी कहते हैं। गोरा क्या कहता है बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं। गोरा मतलब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
राइट। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो 27 बिलियन डॉलर्स के आसपास हिंदुस्तान की आमदनी थी। आज हिंदुस्तान की आमदनी करीब करीब $2,500 यूएस डॉलर्स के पास पहुंच गई है। आप जानते हैं दुनिया कल्पना क्या करती है 2025 में हमारी आमदनी कहाँ होगी? 2025 में हिंदुस्तान की जीडीपी दोस्तों होगी $5,000 बिलियन, $5,000 बिलियन। ऐसा आकलन किया गया है। हो सकता है हम वहाँ पहुँचे भी, हो सकता है हम वहाँ नहीं पहुँचे, हो सकता है हम 4.5 तक पहुँचे, हो सकता है हम 4 तक पहुँचे, हो सकता है हम 6 में पहुँच जाए, पर गति उस तरफ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, 27 से 2000 जाने में हमें 70 साल लगे, पर 2000 से 4000 जाने में केवल हमें 10 साल लगेंगे। इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। एक विस्फोट हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर दौलत बढ़ने का दोस्तों। न केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के साथ चीन भी आगे बढ़ रहा है। एक बहुत ज़बरदस्त बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं IMF से निकाल के लेके आया, वो आपके सामने है। आज से ठीक 20 साल पहले G7 जो दुनिया के सबसे अमीर मुल्क हैं, इनका परचेजिंग पावर पैरिटी, एक पैमाना है जीडीपी को नापने का, ये एब्सोल्यूट जीडीपी नहीं है, PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे जो जीडीपी है, उसके अनुसार आज से 20 साल पहले G7 जो दुनिया के 7 सबसे अमीर मुल्क हैं, कौन से? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और कनाडा, ये 7 देश मिलके दुनिया में 46 रुपए की दौलत कमाते थे। आज इनकी दौलत लगातार कम हो रही है और हिंदुस्तान और चीन अकेले 2 राष्ट्रों की कमाई इतनी बढ़ रही है कि 2020 आते आते इन 2 देशों की परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार जो जीडीपी होगी, इन 7 सबसे अमीर मुल्कों से ज़्यादा होगी। ये आपके जीवन का अनुपम समय है दोस्तों। एपॉक मेकिंग चेंज हिंदुस्तान में हो रहा है। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। न केवल आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि आप तो बढ़ रहे हैं, पर यूरोप कम हो रहा है। आप देखिए पूरा यूरोप की जो आमदनी है पिछले 10 साल में कम हुई है। और तो और हम पे जिसने राज किया यूके, यूएस डॉलर्स के रूप में अगर बात करूं, यूके की जो 2017 की जीडीपी है, ये 2008 की जीडीपी से कम है। आनंद का विषय ये नहीं है कि आप ज़्यादा कमा रहे हैं, आनंद का विषय ये है कि आप दूसरों से ज़्यादा कमा रहे हैं। यही तो आदमी को शांति देती है दोस्तों। एक ऐसे माहौल के अंदर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार का और जीडीपी का रिश्ता क्या है। इससे बेहतर रिश्ता आपको ये तस्वीर से अलावा कोई समझा नहीं सकता। जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे हमारा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखिए बढ़ता चला गया। और ये जीडीपी रियल जीडीपी नहीं है, नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। ध्यान से इस बात को समझिएगा। ज़्यादातर मुल्कों में ये देखा गया है लॉन्ग टर्म मतलब एक बहुत बड़ी अवधि, 15-20 साल की अवधि अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो रिटर्न स्टॉक मार्केट का होता है, अमूमन वही रिटर्न जीडीपी ग्रोथ का होता है। तो आप देखिए पिछले इतने सालों में 1989 से लेकर 2017 के बीच के अंदर अगर आप देखें, सेंसेक्स ने आपको 14% का रिटर्न दिया है, तो आपको जीडीपी ने 17.5% की बढ़त दी है। और दोस्तों ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान पहली बार दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राष्ट्र, मतलब क्या, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड बना है। 10 साल में, अगले 10 साल में हम जितनी जीडीपी बढ़ाएंगे ये उससे दुगनी होगी जो हमने पिछले 70 साल में बनाई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे दादाजी ने पूरी उम्र में जितना पैसा कमाया, मेरे पिता ने पूरी उम्र में जितना पैसा कमाया, मैंने आज तक जितना पैसा कमाया, इन 3 जनरेशन को जोड़ दिया जाए उससे दुगना मैं अगले 10 साल में कमाऊंगा। ऐसी संभावनाएं दुनिया में शोध व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप कैसे इस बात से वंचित रह सकते हैं? आप कैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड को भूल सकते हैं कि जो आपको इस बढ़ते हुए हिंदुस्तान की जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा अवसर देता है, मौका देता है कि आप भी पैसिव इन्वेस्टिंग के ज़रिए घर बैठे बैठे वॉरेन बफेट की ही भांति अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। निर्णय लेना आपका काम है। अपने वित्तीय सलाहकार के साथ मिलकर निर्णय लें कि आप समुचित फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए अपने इस सपने को, वेल्थ क्रिएशन को पूरा कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान आपके साथ चलने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।